हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास अगेन। ओके, सो कल हम कुछ डिस्कस किए थे जहाँ पर हमने कूलॉम्स लॉ और नेचर ऑफ द चार्जेस के बारे में हमने बात किया था। आज हम बात करेंगे उसके आगे के पोर्शन के बारे में। कुछ वर्क्स आपको मैंने दिए थे, शायद वो वर्क आपने अच्छे से कंप्लीट किए और मुझे बहुत सारे कमेंट आए, देखकर अच्छा लगा। और आप लोग का यही कमेंट मुझे फिर से मोटिवेट करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊं, क्योंकि जितना एफर्ट आप लोग लगाएंगे उतना ही मुझे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग अगर कमेंट करते रहेंगे, आप लोग वर्क करते रहेंगे, तो मैं भी आपके लिए वर्क करता रहूँगा। और अगर आपके एंड से रिस्पांस आना बंद हो जाते हैं तो फिर आई जस्ट होप कि मुझे भी थोड़ा सा और लगता है कि आई थिंक मैंने अच्छे से वर्क किया नहीं है। गॉट इट। तो इस तरह की चीज़ें जो रहती है वो स्टूडेंट टीचर दोनों का साथ में होकर चलता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। जो भी वर्क मैं दे रहा हूँ उसको अच्छे से करिएगा। चलो, कल मैंने कुछ यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था, कुछ बच्चों को इसमें डाउट आया था कि एफ वर्सेस 1/r² का जो पोर्शन है यहाँ पे सर कैसे आपने ग्राफ प्लॉट किया था। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ आपका, कि जैसे मान लीजिए आपको ग्राफ ही प्लॉट करना है। आपने पढ़ा होगा कि y = mx + c, ये वाला इक्वेशन पढ़ा होगा। मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हैं ऐसे ऐसे y की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। x जो होता है बेटा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y क्या होता है, x पर डिपेंड करता है। तो अगर y और x के बीच में आप ग्राफ बनाते हैं तो x को आप कहाँ रखते हैं, x को आपको x एक्सिस पे अगर आप रख रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा आपका x एक्सिस पर रखा जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा आपका y एक्सिस पे रखा जाता है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ाएंगे y की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो y वर्सेस x का ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन का हो जाता है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर ग्राफ खींचना हुआ कि y = -mx + c का अगर आपको खींचना हुआ तो भी आप खींच सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे y की वैल्यू बढ़ेगी, तो लेकिन किस में बढ़ेगी, निगेटिव में बढ़ेगी। तो जो आप जब आप यहाँ पर क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं तो ये +y, ऊपर की तरफ +y और नीचे की तरफ क्या होता है, -y होता है। इधर +x होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है, -x होता है। जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, x की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे y की वैल्यू भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो बट वो किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, निगेटिव। जैसे x की वैल्यू 1 रखा आपने तो y क्या मिलेगा आपको, -m×1। फिर क्या होगा, -m×2, मतलब हमेशा निगेटिव में मिलेगा बट बढ़ती चली जाएगी। तो आपकी y की वैल्यू बढ़ेगी तो, लेकिन किधर, निगेटिव y के साइड में। ये आपका जो नीचे वाला एक्सिस होता है वो निगेटिव y होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे जो ग्राफ बनाने के लिए दिया गया बच्चों, इसमें आपको जो ग्राफ बनाने के लिए दिया गया था वो दिया गया था f वर्सेस 1/r² का। मीन्स यहाँ पे y की जगह पर क्या है बच्चों, आपका y की जगह पे f है और 1/r² किसकी जगह पे है, x की जगह पे है। तो अब आप देखिए कि जैसे जैसे x की जगह पे अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरह से, तो अगर x पर लिखते हैं आप 1/r², अब ध्यान रखिए कि 1/r² लिखा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे y की जगह पे आप क्या लिखते हैं, f। तो जैसे जैसे 1/r² की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं f की वैल्यू भी स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगी, क्योंकि आपने 1/r² का यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में आपका दे दिया गया इस तरह से, क्योंकि मैंने आपको कल वर्क भी दिया था कि f वर्सेज r का ग्राफ आपको अगर खींचने के लिए दे दिया गया तब आप कैसे खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब x एक्सिस पर क्या होगा, आपका r होगा और y एक्सिस पर क्या होगा, आपका f होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आप r की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे f की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या है आपका, f जो आपका रिलेशन है f और r के बीच में, वो क्या है बेटा, आपका f और r के बीच में जो आपका रिलेशन है वो है f = 1/r²। मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि f = r की पावर -2, f = r की पावर -2। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी,
अभी आपको जो ग्राफ खींचने के लिए बोला जा रहा है एफ वर्सेस आर का खींचने के लिए बोला जा रहा है, न कि आपका एफ वर्सेस 1/r² का। तो एफ वर्सेस आर खींचने के लिए बोला जाए तो मीन्स आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी एफ की वैल्यू क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि निगेटिव पावर है तो आपका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एफ वर्सेस आर का ग्राफ, जो कि एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। ओके, अगर मैं आपको यहीं पर एक ही चीज फिर से देखो बेटा, अगर मैंने एक ग्राफ यहाँ पे ऐसे बना दिया, अब मैं पूछ रहा हूं कि r⁻⁻2 और f के बीच में ग्राफ कैसा होगा, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आप फिर से देखिए कि f r⁻⁻2 पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। f क्या कर रहा है, r⁻⁻2 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁻⁻2 का। अब यहाँ पे x की जगह पे r नहीं है, r⁻⁻2 है, मतलब यही सेम इक्वेशन आपका यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जो ग्राफ आपका बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा बेटा, अगेन क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ग्राफ का कुछ शेप होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल शेप आपको मिलेंगे, फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं कि y इज़ प्रोपोर्शनल, y इज़ इक्वल टू ax²। ठीक है, तो ये आपका पैराबोला बनता है कि x हो गया इस एक्सिस पर और ये हो गया y, और यहाँ पर जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से कि y एक्सिस के सिमेट्रिक बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका कोई ग्राफ हो गया y इज़ इक्वल टू ax माइनस ax², अगर ये हो गया तब क्या बनेगा ग्राफ बेटा, आपका ग्राफ सेम बने पैराबोला ही बनेगा, लेकिन वो निगेटिव y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग याद रखेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया था, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया था। कुछ बच्चों को यहाँ पर भी डाउट था कि जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था वहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात हमने किया था। तो ये जो डाउट आपका था बेटा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कहने का मतलब क्या था कि जैसे आपका सिस्टम क्या है, एक क्यू चार्ज यहाँ पर है और एक क्यू चार्ज यहाँ पर है। इन दोनों चार्जेस को हमने रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों चार्जेस को हमने रखा हुआ है, इनके बीच का ये सेपरेशन हो गया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि एक टेस्ट चार्ज Q0 को या कैपिटल Q जो आपका क्वेश्चन में है कहाँ पर रखा जाए इन दोनों के बीच में या इन दोनों के साथ में, कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे हैं क्या, कि जो ये वाला चार्ज है Q, इस पर जो फोर्स लगाएगा, कौन कौन इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर एक Q0 फोर्स लगाएगा और एक इस पर Q फोर्स लगाएगा। तो ये वाला जो चार्ज है Q, इस पर जो फोर्स लग रहा है Q0, देखो ये भी प्लस है, Q0 भी प्लस है, तो ये इधर इसको रिपेल करेगा, और ये Q जो है ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है, ये भी क्या करेगा, इस Q चार्ज को स्मॉल q भी इसको रिपेल करेगा। दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, ये लेफ्ट में डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये जरूरी है कि ये जो Q0 चार्ज लिया है टेस्ट, ये आपका कैसा हो, निगेटिव हो, क्योंकि ये सिस्टम में ऑलरेडी आपने रख लिया है, जो कि आपने ऑलरेडी सोर्स चार्ज रखे हुए हैं, प्लस ये दोनों स्मॉल q जो रखा हुआ है, इसको तो आप चेंज कर नहीं सकते हैं, तो आप इसको -Q0 जब रखेंगे, अब इस सिस्टम पे कैसा चार्ज लगेगा, अब इस q पर, स्मॉल q पर कैसा चार्ज लगेगा बेटा, -Q0 इसको अपनी तरफ खींचेगा अपोजिट नेचर का, और ये जो प्लस q है ये इस q को किधर करेगा, दूर भगाएगा। तो अब ये क्या हो सकता है बेटा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इस तरह से आप चार्ज का नेचर आराम से बता सकते हैं। ठीक है, और बात रही यहाँ पे इस पोजीशन को निकालने की, तो उसके लिए हमने कल डिस्कस ही किया था, ये वैल्यू x होती है और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 दिया था तो ये हो जाएगी 2 - x। तो यहाँ पर अब Q0 पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, Q0 पर इस Q की वजह से जो फोर्स लग रहा है और इस Q0 पर इस Q की वजह से जो फोर्स लग रहा है, दोनों को क्या करेंगे, आपस में इक्वल कर देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि जब फोर्सेस को हम इक्वल करेंगे, तो भले अगर मान लो मैंने यहाँ पे निगेटिव साइन रख दिया, तो यहाँ जब फोर्सेस को सॉल्व करते हैं, फोर्सेस का इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसमें चार्ज की साइन नहीं रखते हैं। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो इक्वेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके,
उसके बाद इसके बारे में हमने बात किया ही था, ये तो आपने आसानी से कर लिया था। जैसे मान लो सिस्टम ऑफ चार्जेस था, तो यहाँ पे आपने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया था। तो आपके एनसीईआरटी में डेरिवेशन दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ड्रा द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है बेटा हमारा कि ड्रा द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू। तो एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको ड्रॉ करना है। कब? जब एक यहाँ पर अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट आप यहाँ रख देते हैं, इस तरह से एक प्लेट मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। मान लो इस प्लेट को थोड़ा सा मैं वाइड बनाता हूँ। अब क्या करना है बेटा आपको यहाँ पर, जैसे इस प्लस चार्ज को यहाँ पर रखा तो क्या हो जाएगा कि प्लेट अनचार्ज है। अनचार्ज होने का मतलब इसके पास चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं होता। अनचार्ज होने का मतलब होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो ओवरऑल इफेक्ट है यहाँ पर जीरो है। मतलब दोनों चार्जेस तो हैं बट न्यूट्रल कंडीशन में है, ठीक है। किसी का इफेक्ट ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। तो ये प्लस चार्ज यहाँ रखते ही क्या हो जाएगा, इंडक्शन की वजह से ये जो प्लस क्यू चार्ज है निगेटिव चार्जेस को एक सरफ प्लेट के एक साइड में क्या करेगा, खींच लेगा, और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से दूर कर देगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, आपको मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक्चुअल में किसकी डायरेक्शन बताती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन बताती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू की डायरेक्शन में रखेंगे तो ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को भगा देगा यहाँ से, जाओ भाई यहाँ से हट जा तुरंत, ठीक है। इसको भी बोलेगा निकल भाई तुरंत दूर जा, और ये निगेटिव वाला जो रहेगा बोलेगा आ जाओ मुझे तो आपकी नीड है। तो ये प्लस निगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी तरफ बुला लेगा इस तरह से। तो ये देखो बच्चों आपका इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न प्लस से निकल के माइनस की तरफ चला जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे कि ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। क्यों कट नहीं करती हैं? ये इसलिए कट नहीं करती हैं कि जो एक प्लस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपका जा रहा है, अब उस पर कोई एक फोर्स लगाओगे तो बताओ वो दो डायरेक्शन में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। एक आदमी तो एक बार में एक ही डायरेक्शन में जा सकता है ना, तो ऐसे ही ये भी एक बार में तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना। तो मान लो अगर इसने इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने यहाँ पे कट कर दिया, एक डायरेक्शन इधर हो गई, एक डायरेक्शन इधर हो गई, तो दोनों दो डायरेक्शन में चल दिए। तो ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी पॉइंट, कोई भी आदमी, कोई भी पार्टिकल, कोई भी थिंग, फिजिक्स ये कहती है, नेचर ये कहता है कि एक टाइम पर एक ही जगह पर रह सकता है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मल्टीपल डायरेक्शन में वो नहीं जाएगा। तो ये भी आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। दैट्स वाई आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। अगर ये कट करती तो इनके मल्टीपल डायरेक्शन हो जाते एक पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। और जो अगला क्वेश्चन है, वाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ये क्लोज लूप क्यों नहीं फॉर्म करेगी बच्चों। ये इसलिए नहीं फॉर्म करेगी क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कंजर्वेटिव नेचर की होती हैं। क्योंकि अगर ये क्लोज लूप फॉर्म कर देंगी, ये कंजर्वेटिव नेचर को शो नहीं कर पाएंगी, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा कि ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट इन अ विसिनिटी ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। वही सेम क्वेश्चन बेटा यहाँ पर कि विसिनिटी का मतलब ये हो गया कि जो अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है यहाँ पर ऐसे रखा गया है। अब इसके आसपास जो खाली स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, ठीक है, उस पर आपने एक प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था वही सेम हो गया, वैसे ही आपको यहाँ पे प्लॉट कर देना है। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स डेल्टा फाई ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस। तो आपको एक फ्लक्स का इक्वेशन लिखना है। तो फ्लक्स का इक्वेशन आपको बता देते हैं कैसे लिखते हैं फ्लक्स का इक्वेशन। बच्चों आपको पता होगा फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होती है इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो मान लीजिए कोई एक सरफेस मैंने यहाँ पर बना दिया है,
कोई एक सरफेस मैंने यहाँ पर बना दिया, अब इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा यही आपको बताना है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई एक चार्ज रखा हुआ है, यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं, ये चार्ज इधर भी इस तरह से चारों तरफ अपनी क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालेगा। ठीक है, इस तरह से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, लेकिन वही फ्लक्स हम बात करेंगे जो इस सरफेस के नॉर्मल, जो इस सरफेस के थ्रू होकर गुजरेगा। ठीक है, जो इस सरफेस के थ्रू होकर गुजरेगा, उसके थ्रू पास होगा, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैलकुलेट करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से जा रहे हैं उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये तो आपने गॉस थ्योरम या उसके बाद आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बस यहाँ पे हम सिर्फ फ्लक्स का इक्वेशन लिखते हैं। सिंस ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इसको डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया एस। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया एस, ई इंटू डेल्टा एस। ठीक है, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन का मैंने साइन लगाया। एक्चुअल में ये बेटा बच्चों आपका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ई डॉट डेल्टा वेक्टर एस। ठीक है, वेक्टर ई डॉट डेल्टा नहीं लिखिए, यहाँ पे स्मॉल डी लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इस एरिया एलिमेंट की बात करते हैं। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू डी फाई। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्यों लगाया गया बच्चों, ये इसलिए लगाया गया है बिकॉज जो आपका फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये तभी पॉसिबल है जब दो वेक्टर क्वांटिटी का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसा आता है, स्केलर आता है। ठीक है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, और इसको अगर फर्दर एक्सप्लोर करना चाहेंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, ये तो मॉड हो जाएगा, वेक्टर ई का मॉड वेक्टर डी एस का मॉड इंटू कॉस फाई। अब ध्यान रखिएगा यार, मैं यहाँ पे फाई यूज़ कर कॉस थीटा कर देते हैं। जहाँ पर थीटा क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर थीटा जो होता है वो किसके किसके बीच का एंगल होता है, देखो थीटा आपका ई और डी एस के बीच का एंगल है। तो थीटा आपका ई और डी एस के बीच का एंगल है, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड एंगल बिटवीन डी एस वेक्टर। अब वेक्टर ई का तो डायरेक्शन सबको पता होता है। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर जाएगा, वही आपका वेक्टर ई का डायरेक्शन होगा, जो कि हमेशा प्लस चार्ज से दूर जाता है, माइनस चार्ज की तरफ आता है। लेकिन डी एस का डायरेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस ले लिया, उस सरफेस का परपेंडिकुलर आपने कॉपी जैसे लिया है, तो कॉपी का दोनों साइड से पेज ले लिया आपने, तो पेज का एक ऊपर निकलेगा, एक पेज के अंदर जाएगा, तो सरफेस का परपेंडिकुलर एक वेक्टर खींच दीजिए, उस सरफेस के सीधा बाहर आर पार हो जाता है जिससे। ठीक है, तो वही आपका किसका डायरेक्शन होता है, डी एस वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ठीक, तो डी एस वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किस प्लेन का, जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं। जैसे एक्स वाई सरफेस की बात कर रहे हैं, उसका डीएस वेक्टर किधर होगा, एक्स वाई सरफेस के परपेंडिकुलरली अप या डाउन, या तो मतलब क्या हो गया, एक्स वाई सरफेस के परपेंडिकुलरली अप का मतलब क्या हो गया बताइए आप लोग, एक्स वाई सरफेस के परपेंडिकुलरली अप का मतलब हो गया कि वो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या तो प्लस जेड में जाएगी या तो माइनस जेड में जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, डी फाई इज इक्वल टू ई मॉड ऑफ ई डॉट मॉड ऑफ डी एस इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस वेक्टर। और अगर डॉट वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। और फ्लक्स कैसा होता है बच्चों, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब डिफाइन द टर्म नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो आई थिंक ये आप अच्छे से कर लेंगे, अपने नोट्स से कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। नेक्स्ट पोर्शन पे हम चलते हैं जो कि आपका पूछा गया है, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू E। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू E। ठीक है, देखो क्या करना है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि स्क्वायर के साइड में। तो एक स्क्वायर का एक साइड मैंने बना लिया, ये मान लो आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, स्क्वायर बना लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके एक साइड के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस।
और इसको दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में बच्चों, मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ डी एस इंटू कॉस ऑफ फाई। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पर बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 3 इंटू 10⁻3। ठीक है, उसके अलावा ds की वैल्यू क्या दे रखी है, अच्छा 3 इंटू 10⁻3 और क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पे, इंटू इसको मत भूलिएगा आई कैप। उसके अलावा क्या दे रखा है, ds वेक्टर की वैल्यू क्या है, ds मतलब बच्चों आपका एरिया हो गया। तो एरिया क्या है आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, ये मॉड हो गया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया एरिया। और उसके बाद अच्छा अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया आपका। ओके, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है न्यूटन पर कूलम में दिया है, तो सारी की सारी जो यूनिट्स होनी चाहिए एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होनी चाहिए। ये न्यूटन पर कूलम है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको चेंज करेंगे किस में बच्चों, आपको इसको चेंज करना होगा मीटर स्क्वायर में। तो ये अभी आगे फर्दर करते हैं। और कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पर बताइए, फाई की वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो आपका चार्ज रखा हुआ है, ये जो आपका चार्ज सॉरी जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इसके ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रखी गई है जा रही हैं और इसका नॉर्मल रखना है। मतलब नॉर्मल रखने का मतलब क्या हुआ, आपने इस सरफेस को जैसे समझ लीजिए कि आपका एक कॉपी है, कॉपी के पेज के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर निकल रही है, ठीक है, परपेंडिकुलरली। और आपने क्या किया कि परपेंडिकुलरली एक ऐसे पेज लाया और उस पेज के ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक है, उस पेज को ऐसे रख दिया, तो आपका पेज क्या हो गया, एक सरफेस हो गया। और पेज के नीचे से जो लाइन निकल के बाहर निकल रही है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। तो अब आप बताइए कि जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो अब आप एरिया वेक्टर जो खींचेंगे उस पेज सरफेस का, वो क्या होगा, उस पेज के परपेंडिकुलरली या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा। तो परपेंडिकुलरली जो अप जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही तो हो गया। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में हो गया तो ई और वेक्टर डी एस दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, बताओ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड, तो एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस ऑफ 0। ठीक, अब आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर 3 इंटू 10⁻3, ठीक, इंटू 100 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे 10⁻³ -4 हो जाएगा, -2 का 10⁻² हो जाएगा और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा 3 इंटू 10⁻3, तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 10⁻3 + 2 - 4, तो आ जाएगा 10⁻1। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0.3, ठीक, 0.3। ओके, तो ये आपका फ्लक्स यहाँ पे आपके निकल के आएगा 0.3। तो आप लोग जल्दी से यहाँ पे बताइएगा यूनिट क्या होगी फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, कितने लोग यहाँ पर बता सकते हैं। फ्लक्स की यूनिट क्या होगी आपको बताना है, तो आप लोग फ्लक्स की यूनिट यहाँ पर लिख लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। गॉट इट। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक आप लोग को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो जो इसमें ध्यान देना है बच्चों, सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो ठीक है, आपका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन किसके बीच में होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का ही डायरेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं और इस पर अब बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है E = 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। तो एक प्लेन है जो कि YZ प्लेन में है, किस में है, YZ प्लेन, मतलब वो समझ लो बेटा आपका ऐसे ऊपर
स्ट्रेट रखा गया है, वाई जेड एक्सिस में है, ठीक है। तो अगर ये वाई हो गया, सॉरी ये अगर मान लो जेड हो गया और ये वाई हो गया, तो इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, एक्स में होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो what would be the flux through the same square if the plane makes a 30 डिग्री एंगल विद द x एक्सिस। अब ये ध्यान दीजिएगा, अभी तो ये x एक्सिस से प्लेन कितना एंगल बना रहा है, अभी ये प्लेन x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, आप लोग बताइए, 90 डिग्री का। बताओ, ये प्लेन x एक्सिस से, क्योंकि वाई जेड प्लेन है ना, तो x एक्सिस से कितना बनाएगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री का बनाएगा। लेकिन अगर इसी प्लेन को थोड़ा सा आप ऐसे बेंड कर दो, इसी प्लेन को थोड़ा सा बेंड कर दो, एक्स एक्सिस तो आपकी चेंज नहीं होने वाली, ये एक्स एक्सिस है। अब ये कितना एंगल बना रहा है आपका ये प्लेन एक्स एक्सिस से, जो सेकंड क्वेश्चन दिए पार्ट दिया है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये प्लेन आपका बना रहा है 30 डिग्री एंगल, तो इसका जो नॉर्मल होगा प्लेन का, वो भी तो जब इसको बेंड करेंगे तो ये भी तो बेंड हो जाएगा। अब देखो, प्लेन का सरफेस जो है वो x से 30 डिग्री बना रहा है, और प्लेन का जो सरफेस है नॉर्मल से कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का है। तो x और ds वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया, बताओ, 60 डिग्री का। वेरी गुड, कितने डिग्री का एंगल हो गया, 60, क्योंकि ये पूरा जो है यहाँ से ये वाला पूरा एंगल जो है वो कितना है, 90 है, और ये 30 बना रहा है। तो जो ds वेक्टर और x की डायरेक्शन का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर अब मैं अगर आपसे पूछूं ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, यहाँ पर ds वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुई, x कैप, या आप लिख सकते हैं इन जनरली i कैप में। तो ds और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो गया यहाँ पर, 0 डिग्री का। और यहाँ पर क्या हो गया एंगल थीटा की वैल्यू, बता दीजिए आप लोग, 60 डिग्री का। तो अब कुछ इसके आगे करना नहीं है, आपको सिंपल सा इक्वेशन लगाना है, E इज इक्वल टू, सॉरी फ्लक्स निकालना है, फाई इज इक्वल टू E मॉड ऑफ E इंटू मॉड ऑफ ds कॉस फाई। पहले वाले केस में फाई की वैल्यू क्या रख देना है, 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरे वाले केस में फाई की वैल्यू क्या रख देना है, 60 डिग्री, तो वहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और यूनिट लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जब भी सॉल्व करिएगा यूनिट जरूर लिख दीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आप लोग कमेंट में जरूर पोस्ट करिए कि फर्स्ट वाले केस में क्या आंसर आया और सेकंड वाले केस में क्या आंसर आया। इसको पक्का सॉल्व करिए और आंसर सर्टेनली, मतलब श्योर होके आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। नेक्स्ट, ओके, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल। चलो अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात में करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग डाइपोल सबको याद होगा, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, दोनों को हम लोग दोनों सिमिलर है, मैग्नीट्यूड में सेम है बट नेचर में अपोजिट है, दोनों को एकदम पास पास रख देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, एकदम पास पास रख देते हैं। तो क्या होता है, जो ये पूरा सिस्टम बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, दो पोल्स बन गए, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये पूरा सिस्टम बन गया, बिकॉज ये बहुत पास पास रखे गए हैं, तो एक बहुत पास पास रखने की वजह से एक नया सिस्टम जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। अब पूछ रहा है ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि इसके आसपास कोई चार्ज अगर आप रखेंगे ना, ये डाइपोल का जो सिस्टम है उस पर इफेक्ट लगाएगा, फोर्स लगाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आपने टेस्ट चार्ज रख दिया Q0, अब ये Q0 फोर्स फील करेगा इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो ये जो चार्ज यहाँ पे आप रख रहे हो ये इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। जब इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इफेक्ट फील करेगा। तो मतलब हमको एक्चुअल में जो ये इफेक्ट होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया जिसको बोलते हैं डाइपोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो उस स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूज़ करते हैं। और इसका जो डेफिनेशन होता है आपको सबसे बड़ी अच्छे से पता होगा, सबको पता होगा, P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A होता है। जहाँ पर इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, Q इंटू 2A। 2A क्या है बेटा, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन माइनस Q2 प्लस Q, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं 2A डिस्टेंस। और Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ एनी चार्जेस, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है आपका, सेम है, ठीक है। तो इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। तो डिफाइन कैसे करते हैं,
strength of an electric dipole is measured by its electric dipole moment, okay, whose magnitude is equal to the product of either charge and separation between the two charges, okay। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है सिंपल सा, क्यू की यूनिट क्या होगी बच्चों, कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर, ठीक। अब इसके आगे हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है। तो पी की जो डायरेक्शन होगी इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका आपने पढ़ा होगा, 3 केस पढ़ा होगा। एक तो एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए पढ़ा होगा आपने, एक आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे पढ़ा होगा, और एक आपने पढ़ा होगा एंगल कुछ बनाते हुए, ठीक है। ये 3 ही केस यहाँ पे बनती है। अब तीनों में जो सबसे ज़्यादा पूछने का चांसेस बनता है ना, वो इक्वेटोरियल पोजीशन का बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको हम बोलते हैं। बाकी जो एक्सियल है ये तो काफ़ी ईजी है, और एंगल वाला है ये काफ़ी क्रिटिकल थोड़ा सा केस हो जाता है, तो एंगल पूछता नहीं है। मैक्सिमम आपका जो चांस बनता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर डाइपोल अगर चार्ज को रख दिया जाए, तो उस केस में डाइपोल मोमेंट क्या होगा वही पूछने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे किसी डाइपोल की वजह से, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, derive an expression for the electric field due to a dipole of dipole moment P at a point on its perpendicular bisector। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं। तो ये देखो डाइपोल में बना रहा हूं, ये हो गया आपका डाइपोल, ये हो गया आपका, समझ लो आपका यहाँ पर है आपका माइनस क्यू, और यहाँ पर क्या है आपका प्लस क्यू। एक चार्ज मैंने यहाँ रखा हुआ है टेस्ट चार्ज। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी लाइन जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू की जो एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिलाने वाली लाइन इस तरह से जो जा रही है इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सियल लाइन। और जो चार्ज एक्सियल लाइन पे रखोगे तो एक्सियल पोजीशन होगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि लाइन जो कि इस पॉइंट से होके जा रही है और प्लस क्यू और माइनस क्यू को क्या कर रही है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइ, मान लो आपका एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर क्यू नॉट रख दिया, टेस्ट चार्ज क्या रख दिया आपने, क्यू नॉट रख दिया। अब ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कितना डाइपोल मोमेंट, कितनी स्ट्रेंथ फील करेगा इस डाइपोल की वजह से, यही आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लगेगी। तो ये प्लस क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज को क्या करेगा, सीधा इस तरह से आगे भेजेगा, और ये माइनस क्यू चार्ज क्या है, इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, ठीक है, ये अपनी तरफ इसको खींचेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करी, ये आपका ऊपर वाला E1 हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, E2 हो गया। तो हम इस पॉइंट P को थोड़ा सेपरेटली बनाते हैं, ये पॉइंट P है, ठीक है। अब इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जो कि इधर जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं E ड्यू टू प्लस चार्ज, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जो कि इधर जा रही है, इसको हम बोलते हैं E ड्यू टू माइनस चार्ज, ओके। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा। तो आपको मैंने बताया था कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करेंगे, ये हो गया 90 डिग्री। ये दोनों लाइन सेम है तो ये एंगल भी क्या होगा, आपस में सेम होगा। जब ये सेम है तो ये भी क्या होगा, आपस में सेम होगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा बच्चों आपका, अल्टीमेटली हो जाएगा ये पूरा, ये देखो ये और ये पूरा कितना हो जाएगा आपका, दोनों सेम होने की वजह से। तो जब इस एंगल की हम बात करेंगे टोटल, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा यहाँ से, इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कहाँ जाएगा बच्चों आप लोग का, इन दोनों के एग्जैक्टली इस तरह से। मान लो कोई भी एंगल, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री, ऐसा मैंने कहा आपको, बट एक्चुअली फिक्स नहीं है, ठीक है ना, वो चेंज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। बट चलो मान लेते हैं कि इसका एक डायरेक्शन ये बना, और ये क्या है बेटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये क्या है आपका ये क्या है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अल्टीमेटली निकालनी है, ठीक है। अब ये जो E प्लस है या E माइनस, E प्लस पहला वाला है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है, मान लीजिए थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रहा है ये, थीटा एंगल बना रहा है। तो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा आपका
ये क्योंकि बीचों बीच आएगा एकदम एग्जैक्टली, अगर 90 डिग्री एंगल है तो किधर आएगा बच्चों आपका, ये एग्जैक्टली मिड में आएगा आपका। ओके, और 90 डिग्री बनता है, आप लोग बना के देख लीजिएगा। अब ये क्या हो गया कि E है, E प्लस, तो अगर इसका हम रिजोल्यूशन करेंगे, क्योंकि अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो बेटा, ये E वेक्टर का, E पॉजिटिव का अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, E पॉजिटिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ बनेगा आपका E प्लस E पॉजिटिव कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा E पॉजिटिव साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। ऐसे ही E निगेटिव का यहाँ पर क्या बन जाएगा, E निगेटिव कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, E निगेटिव साइन थीटा। अच्छा, E पॉजिटिव और E निगेटिव दोनों की वैल्यू क्या होगी, E पॉजिटिव और E निगेटिव दोनों आपस में सेम होंगे, क्योंकि देखो E का जो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। तो ये डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस r की जो वैल्यू है इसके लिए प्लस के लिए, और r की जो वैल्यू है किसके लिए बच्चों, यहाँ पर माइनस के लिए, दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो r भी सेम हो गया। 1/4πε0 भी कांस्टेंट है, ये जो दोनों चार्जेस रखे हैं ये भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होगा E प्लस और E माइनस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। थीटा भी सेम है, जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सेम हो जाएंगे, क्योंकि E प्लस और E माइनस तो सेम है ही, थीटा भी सेम है, ये आपस में क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ये कैंसिल कर देंगे। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप लिखेंगे E टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन वाले आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो E प्लस और E माइनस सेम है, थीटा सेम है, तो कॉस थीटा भी सेम है, तो मीन्स E प्लस कॉस थीटा और E माइनस कॉस थीटा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 ऑफ E प्लस कॉस थीटा लिखना हो तो लिख दीजिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ऑफ E माइनस कॉस थीटा, दोनों आपकी सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करने के लिए इसको सिंपल सा करिए, E प्लस कॉस थीटा, अब यहाँ पे E प्लस की वैल्यू लिखते हैं 2 इंटू E पॉजिटिव, E पॉजिटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर 1/4πε0 E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, बताओ, डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज निगेटिव चार्ज माइनस Q जो है इसके बीच का डिस्टेंस, और ये जो मैंने R वैल्यू लिखा है ना, यही R लिखना है यहाँ पे। तो R क्या हो जाएगा, मान लो बेटा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इनके बीच का स्पेस कितना था, 2a था, तो आधा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये वैल्यू मान लिया आपने कुछ, अगर इस वैल्यू को आपको लिखना हो तो इसको R मान लिए, तो इसको मान लीजिए आपने कोई वैल्यू x दे दिया, क्या दे दिया आपने, x, तो ये R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x² प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पे R की वैल्यू जो आ जाएगी, ये आ जाएगी √x² प्लस a², ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा, अब कॉस थीटा लिखना है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा जो होता है उसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ से थीटा, ये आपका क्या है यहाँ पर बच्चों, ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, थीटा, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताइए, तो कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे क्या होता है, बताओ बताओ, हिंदी में पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, LAL/KKA, ठीक है, तो कॉस थीटा साइन कॉस थीटा, तो आधार बटे कर्ण, या इसको बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसको लिख सकते हैं A/R, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, इसको लिख सकते हैं A/R, और R की वैल्यू क्या है आपका यहाँ पर, बताइए R की वैल्यू यहाँ पर क्या है, √x² प्लस a²। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बेटा, ये a है, ये क्या है आपका A0Q। अच्छा यहाँ पर देखिए जो x² प्लस a² लिखा है ना आप लोग बच्चों, ये क्या है एक्चुअल में, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², तो यहाँ पर एक स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा बच्चों, 2Q, इसको चेंज नहीं करेंगे, 2Q लिखिए अपॉन 4πε0। अब यहाँ देखिए a अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना पावर है, 1/2 है, और यहाँ पर √1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 + 1/2 क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2q इंटू ए, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखो मैंने लिखा है 2q इंटू ए, या इसको लिख दीजिए आप लोग q इंटू 2a। तो q इंटू 2a क्या है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर p। तो इसको लिख सकते हैं बेटा आप लोग p अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ये आपका क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आ गया, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यही आपको डिराइव करना था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने वेक्टर कंपोनेंट बना लिया, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और उसको रिजॉल्व कर लिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख देंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केसेस मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने जो इक्वेशन निकाला, क्या निकाला है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आई है डाइपोल की वजह से एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो आई है P/1/4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, यही आई है ना आपकी। अब स्पेशल केस बनता है कि अगर एक्चुअल रियली में यही होता है कि जो x की वैल्यू होती है ना बच्चों, वो a से बहुत ज़्यादा होती है। a की वैल्यू जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है डाइपोल के बीच का, ये बहुत ही कम है। तो x की वैल्यू जो सेपरेशन होती है उससे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। x की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो मीन्स आप इस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में से a को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, E = आपका आ जाएगा 1/4πε को मैं k लिख देता हूँ, बार बार वो लिखना पड़ता है। तो KP, अब देखो बेटा, इंटू 1/a को निगलेक्ट करेंगे तो x की पावर 2 इंटू 3/2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा KP/x की पावर 3, KP/x की पावर 3। मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, P तो कांस्टेंट होता है, Q और 2A उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं कर सकते, K भी कांस्टेंट होता है, चेंज क्या हो सकता है, x। तो मीन्स आप यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होती है बेटा, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू x पावर 3, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू x पावर 3। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, E वर्सेस x का ग्राफ बनाना हुआ तो E वर्सेस x का ग्राफ आ गया तो कैसे बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा E वर्सेस x, ठीक है। थोड़ा सा स्लोप ज़्यादा होगा यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसा बनेगा ये, ओके। क्योंकि डिक्लिनेशन का जो रेट है पावर 3 के फॉर्म में है, ये मान लो पावर 2 का फॉर्म हो गया और ये क्या हो गया, पावर 1 का हो गया। तो इस तरह से आपका कुछ इस तरह से डिक्लाइन करेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, E की पावर E इज प्रोपोर्शनल टू 1/x पावर 3। होप ये क्लियर हो गया होगा। इस डेरिवेशन को अच्छे से कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन दोनों बार वही चीज़ें हैं कि एक बार आपका पूछा गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, एक बार पूछा गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पूछा गया है, और एक बार पूछा गया है एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो दोनों सेम चीज़ें हैं, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पूछे चाहे इक्वेटोरियल लाइन पर पूछे, दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपका एक्सप्रेशन सेम आएगा। सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके अच्छे से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अभी यहाँ पे इक्विटोरियल, देखो फिर से ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया गया, 5 मार्क्स में यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर 5 मार्क्स में थोड़ा सा आ जाएगा, तो स्पेशल केसेस वगैरह थोड़ा सा अच्छे से इलेबोरेट कर दीजिएगा। 3 मार्क्स में आएगा तो सिंपल सी बात है कि एक बार इक्वेशन निकाल के छोड़ सकते हैं, बट अगर 5 मार्क्स में आ गया तो आपको प्रॉपर उसको लिखना पड़ेगा। मीन्स आपका जो बोल सकते हैं कि स्पेशल केसेस मैंने डिस्कस जो किया है उसके बारे में भी आप डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताना आपको भूल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो हमेशा E+ और E- के बीच में होगी,
ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्सिस। अगर ये देखो, ये नीचे वाला एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाला वाई एक्सिस है, इसका डायरेक्शन क्या हो गया डाइपोल मोमेंट का, ये देखो डाइपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो रही है वो किधर काम कर रही है, माइनस एक्स एक्सिस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी इस केस में, माइनस एक्स एक्सिस में। ठीक। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका बच्चों, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ लेंथ 2a एट ए पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सियल लाइन का आपका पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एक्सियल लाइन का पूछा गया है। तो चलो देखते हैं एक्सियल लाइन में क्या होगा। सबसे पहले तो आप डाइपोल बना लीजिए, ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया आपका प्लस क्यू। एक्सियल लाइन क्या होती है कि माइनस और प्लस चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है इसी को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। मान लीजिए एक पॉइंट P ले लिया, ये एक्सियल पोजीशन है, यहीं पे आपने एक टेस्ट चार्ज क्या रख दिया है, Q0 रख दिया है। अब इस Q0 को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, दूर भेजेगा। ठीक है। अब इस Q0 टेस्ट चार्ज को निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर दो फील्ड काम करेगी, एक E प्लस जो कि अवे जाएगा और एक काम करेगा E माइनस। अब मान लो कि इसका जो सेंटर, इसके बीच का जो गैप है वो कितना है आपका 2a का है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये आधे पे कर दिया तो ये 2a है, तो ये हो गया a, ये भी क्या हो गया a। अब इस सेंटर से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है उसको मान लो कितना है बच्चों, r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रखना निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, 1/4 उसको मैं k लिख देता हूँ, k क्यू कौन सा बेटा, सोर्स वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, प्लस क्यू। ठीक है, के क्यू। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, साइन रखेंगे, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर कितना होगा बेटा बताओ आप लोग, प्लस क्यू और पी के बीच में कितना डिस्टेंस है, प्लस क्यू और पी के बीच में देखो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से पी का था आर और सेंटर से प्लस क्यू का डिस्टेंस था ए, बचा कितना, आर माइनस ए। तो यहाँ लिखेंगे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली E माइनस क्या हो जाएगा आपका, के क्यू अपॉन, अब बताओ बेटा कितना डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए सेंटर से P का डिस्टेंस R है और सेंटर से माइनस क्यू का डिस्टेंस कितना है A, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया आपका R प्लस A। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका R प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ आया इतना, r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया। अब आपको फर्दर क्या करना है, एक आपका लेफ्ट में काम कर रहा है, एक आपका किधर काम कर रहा है, राइट में। तो हमने आपको बताया था कि इसको हमेशा साइन के साथ में रखते हैं, तो ये माइनस का था तो यहाँ पे माइनस रख देंगे। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम इसको यहाँ देखते हैं कि E टोटल क्या हो जाएगा बेटा आपका, E टोटल जो हो जाएगा, E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस E ड्यू टू निगेटिव चार्ज। तो E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा आपका, K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर प्लस K इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से के क्यू कॉमन ले लेंगे, दोनों में सेम है, अंदर क्या बच जाएगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो के क्यू अंदर सॉल्व करिए आप लोग, नीचे हो जाएगा आपका r माइनस ए और r प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए r प्लस ए का होल स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। हमने क्या किया है, सिंपल सा डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये r प्लस ए बच जाएगा, ये इधर चला जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, r प्लस इधर चला जाएगा, r माइनस इधर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं के क्यू। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, उसके बाद फर्दर एक्सपेंड करिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस
2r a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया आपका r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्चुअल में, एक चीज़ मिस्टेक क्या किया है हमने कि यहाँ पर जो आपने प्लस रखा है ये प्लस ना होकर क्या होगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये देखो प्लस माइनस क्यों था ना, यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, तो ये जो साइन है ये आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आर कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, बचा क्या 2ra, और ये माइनस माइनस प्लस तो 4ra आ गया। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग ऐसे, दैट इज के बाहर रख लीजिए अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर, इसको भी बाहर कर दीजिए, ठीक है। अंदर लिख लीजिए आप लोग 4ra, तो 4ra को ऐसे लिख सकते हैं 4ra, ये हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग बेटा, यहाँ पर जब आपका 4ra आ गया तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप लोग कि 4 का जो है यहाँ पर q भी है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2q, या इसको लिखिए q इंटू 2a कर दीजिए और बाहर कर दीजिए 2r, तो ये हो गया ना 4ra अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर। q इंटू 2a क्या हो गया बेटा आपका, फिर से वही बात आ गई, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, p इंटू 2r अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट लगाना मत भूलिएगा के। तो आप अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि जो एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो क्या आ गई, वो आ गई ई एक्सियल इज इक्वल टू 2kp, ठीक है, अपॉन r लगाना मत भूलिएगा, अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। 2kpr अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन आ गया। तो एक्चुअल में जब आप दोनों का कंपेयर करेंगे, स्पेशल केस की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि दो चीज़ें हैं, एक तो r की वैल्यू जो होती है बेटा वो a से बहुत ज़्यादा होती है, r की वैल्यू क्या होती है a से बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर भी देखेंगे आप लोग। तो ये डिस्टेंस जो होता है चार्ज का काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि a हो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, और चार्जेस के बीच का सेपरेशन जो होता है बहुत ही कम होता है, ये सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है, ठीक है, और ये r क्या है आपका डिस्टेंस है। तो ये a काफ़ी कम है, जब a काफ़ी कम है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, a को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका फार्मूला जो हो जाएगा ई एक्सियल जो आपका आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 2kpr अपॉन r की पावर 4, क्योंकि a को निगलेक्ट करेंगे तो r² बचेगा, r² का स्क्वायर r की पावर 4, तो ये के पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2kp अपॉन r पावर 3। तो ई एक्सियल क्या है आपका बेटा 2kp अपॉन r पावर 3, और ई इक्वेटोरियल क्या आया था kp अपॉन r पावर 3, देख लो पीछे जाके, ठीक है। दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो, कौन ज़्यादा हुआ, तो आप सिंपल सा बोलेंगे सर एक्सियल पोजीशन पर ज़्यादा होगा और इक्वेटोरियल पोजीशन पर कम होगा। तो ई एक्सियल क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल हो जाता है। ये भी आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इजी पड़ता है इसलिए कम आता है, पहला वाला ज़्यादा आता है, तो इसको भी थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों को बना लीजिएगा। जो नेक्स्ट पार्ट था ग्राफ खींचने का, वो तो मैंने पिछले टॉपिक में ही डिस्कस कर दिया कि ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस आर, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब है, तो उसका ग्राफ जब बनाएंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा, जैसा मैंने पिछले डिस्कस किया था एक्स इक्वेटोरियल पोजिशन में, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको, और जो भी क्वेश्चंस मैंने बीच में पूछा था उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से कर लीजिएगा। दिस इज़ ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।